हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सभी को पता होगा, मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं आप लोगों को बच्चों विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। ये आपका पहला लेक्चर होगा। कुल मिलाकर के आप इसे अपने भाषा में डेमो के नाम से भी समझ सकते हैं। तो चूंकि डेमो में जनरली आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक दोस्तों आपको पढ़ना है और कैसे, मतलब किस सीरियल ऑर्डर में मेरे द्वारा आपको आपके चैप्टर्स को पढ़वाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों विज्ञान का मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया हुआ है कि विज्ञान को 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों कवर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो पहला यूनिट है वो रहेगा यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में बच्चों आपका टॉपिक रहेगा मानव शारीरिकी। इंग्लिश में इसे बोला जाता है ह्यूमंस फिजियोलॉजी। ह्यूमंस फिजियोलॉजी वास्तव में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसी लेवल में पढ़ेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपने एक बार ये मेरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया और बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को तैयार कर लिया, चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो प्रैक्टिसेस आपको दिए जाते हैं वो प्रैक्टिस आपने कंसीडर कर लिया, तो नो डाउट बच्चों की आपका मैक्सिमम अंक इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, ये रहेगा बच्चों पोषण तथा पाचन तंत्र। मैं दोनों वर्जन में आपसे बात करूंगा, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस कॉन्फिडेंस से आपको उन प्रश्नों का जवाब देना है। और आप ये भी देखेंगे कि चंद्रा इंस्टीट्यूट औरों से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पोषण तथा पाचन तंत्र में इंग्लिश में इसे बोला जाएगा न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहेगा दोस्तों आपका पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो है श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा है बच्चों उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में इसे बोलती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट पांचवा अंतः स्रावी तंत्र। इंग्लिश में इसे बोला जाएगा इंडोक्राइन सिस्टम। और छठवां है बच्चों तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसे मेरे साथ नोट कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने नोट नहीं किया है
तो आप इसे फास्ट नोट करिए, मैं आपको 1 मिनट का समय भी दे सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, जिस ऑर्डर में आपको बच्चों ये सिलेबस लिखा रहा हूं, मैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा भी। और ये सारे चैप्टर मैं आपको बता दूं कि इसी ऑर्डर में एक अच्छे अध्यापक को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए एक क्रम से ये सारी चीजें चल रही हैं। पोषण का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप भोजन को ग्रहण करते हैं। आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि चीजों को ग्रहण किया, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने ग्रहण किया उसे ही पोषण कहते हैं। इसे अगर आप बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप जो ये कहते हैं कि हमने लंच किया है, हमने डिनर किया है, हमने ब्रेकफास्ट किया है, एग्जैक्टली बायोलॉजी की भाषा में वही न्यूट्रिशन है। यानी कि नाश्ता करना, लंच करना, खाना खाना, रात्रि का भोजन करना, यही है पोषण। और पोषण जनरली भोजन आप क्या खाते हैं? आप वही दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली खाते हैं। लेकिन बच्चों, जब आप इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो इसमें से हमारे शरीर की क्वालिटी होती है कि हमारा शरीर कुछ भोजन को आप जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी रूप में उसको यूज कर लेता है। उदाहरण, यदि आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो आपका शरीर उस पानी में बिना कोई परिवर्तन किए उसी रूप में उस पानी को यूज कर लेगा। लेकिन अगर आपने मांस खाया तो क्या आपका शरीर उस मांस को मांस के रूप में यूज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जरूरी होता है कि आपका शरीर उस मांस को यूज करना है, आपके शरीर को उस मांस को यूज करना है। और उस मांस को यूज करने के लिए आपका शरीर उस मांस के यानी कि प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं भोजन को, या कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करते हैं, या फिर फैट को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करते हैं, उसी को बोलते हैं पाचन करना। तो पाचन का मतलब है कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना, या यूं कहें कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना। तो पाचन तंत्र क्या है? बच्चों, हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो तैयार होते हैं, कहते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे, कुछ अंग कहता है कि हम प्रोटीन को पचाएंगे, कोई फैट को पचाने में हमारी हेल्प करता है। और इन्हीं अंगों के समूह को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। यानी अब आपने पहले खाना खाया, फिर आपने उस भोजन को पचाया। एक उदाहरण लेते हैं, आपने रोटी खाया और रोटी को जिस प्रक्रिया के द्वारा आपने ग्रहण किया वही है क्या? पोषण। लेकिन आपका शरीर इस रोटी को रोटी के रूप में यूज नहीं करेगा। आपका शरीर इस रोटी को पचा करके यहां से फाइनली प्राप्त करेगा क्या? ग्लूकोज प्राप्त करेगा। यानी कि रोटी से मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करना पाचन कहलाएगा। और वह अंग जो इस कार्बोहाइड्रेट को पचाकर आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा कि ये लो बेटा ग्लूकोज, उसे बोला जाएगा कलेक्टिवली पाचन तंत्र। अब आपने खाना खाया, खाने को पचाया, तो क्या खाना खाने का उद्देश्य आपका पूरा हो गया? क्या आप भोजन को इसलिए खाते हैं कि उस भोजन से आपका पेट भर जाए, या फिर आप भोजन को इसलिए खाते हैं कि उस भोजन से आपको अच्छा स्वाद मिले? भोजन को खाने का अंतिम उद्देश्य होता है कि उस भोजन से आपको एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। और किसी भी चीज से दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करना है तो आपको उसका दहन करना पड़ेगा, आपको उसे जलाना पड़ेगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर से आपको एनर्जी तभी मिलेगी जब आप इस मार्कर को जलाते हैं। जब आप इस मार्कर को जलाएंगे तो बच्चों आपको 2 प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। इस मार्कर के जलने पर आपको लाइट मिलेगा जिसे लाइट एनर्जी बोलेंगे, और इस मार्कर के जलने पर आपको उष्मा गर्मी मिलेगी जिसे हीट एनर्जी बोलते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु को बच्चों जलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए, जिसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो है ऑक्सीजन का होना। यदि आपके पास ऑक्सीजन होगा तभी आप लकड़ी के कुंदे को जला करके एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो सेम अपने शरीर के बारे में यही चीज अप्लाई करिए।
आपने रोटी को खाया, रोटी को पचाया, ग्लूकोज मिला, इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना है तो इस ग्लूकोज को जलाना पड़ेगा, इस ग्लूकोज का दहन करना पड़ेगा। और इस ग्लूकोज का दहन करने के लिए मैंने अभी क्या बोला कि आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मुद्दा यह है कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो बताया गया कि यह ऑक्सीजन वायुमंडल में है, आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करिए। और बच्चों, जब आपने वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? दूसरा वाला, श्वसन करना। श्वसन का मतलब होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के ग्लूकोज को जला करके अपने लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेना। यही क्या है? श्वसन है। अब आपके दिमाग में तुरंत देखिए, विज्ञान का मतलब ही होता है दोस्तों कि कोई भी चीज आपके दिमाग में स्वयं वो प्रश्न बनने चाहिए। जैसे मैंने ये कहा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना है, तो क्या इस वायुमंडल में कोई केवल ऑक्सीजन ही है क्या? कि आप गए वायुमंडल में और आपने वायुमंडल में सांस लिया। आप सांस कैसे लेते हैं? आपने इस तरीके से वायु को इनहेल किया, सांस लेते हैं आप इस तरीके से। तो क्या इस वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन है, या फिर आपके नाक में कोई फिल्टर पेपर लगा है कि वो आपका नाक डिसाइड करेगा कि तुम नाइट्रोजन हो, तुम नहीं आ सकते, तुम ऑक्सीजन हो, तुम्हें आना होगा? ऐसा तो होता नहीं है। जब आप सांस लेते होंगे तो बच्चों पूरी की पूरी वायु आपके फेफड़े में आती होगी। आपको जरूरत थी केवल ऑक्सीजन की, लेकिन फेफड़े में आपने भरा क्या? पूरी की पूरी वायु। तो उस फेफड़े में जो आपने वायु भरा है, उस वायु में से केवल ऑक्सीजन को लेना। और ये केवल ऑक्सीजन को कौन लेगा? ये लेता है बच्चों ब्लड, क्योंकि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और आपके फेफड़े में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फेफड़े को जंप करके आता है और ब्लड में मिल जाता है। ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा उसे बोला जाएगा क्या? परिसंचरण करना। परिसंचरण करना मतलब फैलाना। किसको फैलाना? ऑक्सीजन को। कौन फैलाएगा? ब्लड फैलाएगा। समझ में आया? उसके बाद देखिए उत्सर्जन। जैसे अगर आप अपने बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल डलवाने के बाद आपका जो बाइक का इंजन है उस पेट्रोल को दहन करता है और फिर आपको देता है बदले में मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। लेकिन क्या बाइक के साइलेंसर से कुछ हानिकारक गैसें नहीं निकलती? जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलने पर आपको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है, तो क्या लकड़ी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस नहीं निकलती? निकलती है, निस्संदेह निकलेगी। तो सेम आपका शरीर, जब आप दाल चावल रोटी सब्जी दूध अंडा मांस मछली आदि चीजों को ग्रहण करेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर मिनरल्स और विटामिन जैसे आवश्यक चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन आपको बच्चों अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे हानिकारक पदार्थ भी प्राप्त होंगे। तो अगर आपको जीवित रहना है तो आपको अपने शरीर से उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना होगा, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालेंगे उसे बोला जाएगा उत्सर्जन करना। और आपके शरीर के वे अंग जो ये कार्य करने में आपकी मदद करेंगे उन्हें सामूहिक रूप से बोला जाएगा उत्सर्जन तंत्र। कुछ समझ में आ रहा है? आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ लिखा ही नहीं रहा है, केवल बोल ही रहा है। तो ये मैं आपको सिलेबस को समझा रहा हूं। अभी मैं अलग से ये चैप्टर्स हेडिंग बनवाऊंगा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है? अब देखिए ये है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत बच्चों हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। आज आप मुझे जैसे देख रहे हैं, या आप खुद के बारे में सेल्फ एनालाइज करिए
कि आज आप जैसे दिख रहे हैं, क्या आप 15 साल पहले भी ऐसे ही थे, या फिर आप 20 साल बाद ऐसे ही रहेंगे? बच्चों, आपके शरीर में समय की विभिन्न अवस्थाओं में, उम्र की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन एक रासायनिक पदार्थ की सहायता से होता है। उस रासायनिक पदार्थ को बच्चों हार्मोन कहते हैं, और आपके शरीर की वे ग्लैंड्स जो हार्मोन का निर्माण करेंगी उन्हें बोला जाएगा अंतःस्रावी तंत्र। तो यहां पर आपको हार्मोन के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर यह है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, जहां पर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर आपने देखा मानव शारीरिकी में, 4 चैप्टर और यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं पेज को अब चेंज करने चल रहा हूं। 7वां चैप्टर जो होगा बच्चों, वो होगा प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सभी को पता है कि हर जीव अपने मरने से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को बचाने के लिए अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है। जैसे मैं हूं, मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा अपने जेनेटिक मटेरियल को इस पृथ्वी पर विद्यमान रखूं, लेकिन चूंकि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, तो मुझे यह भी पता है कि मैं हमेशा इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। तो मैं अपने मरने से पहले चाहूंगा कि मैं अपना जेनेटिक मटेरियल किसी नए इंडिविजुअल में ट्रांसफर करके चला जाऊं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हर जीव अपने मरने से पहले या अपने समाप्ति होने से, मृत्यु से पहले अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे बोलती हैं प्रजनन। और यह कार्य करने में जो जो अंग उसकी मदद करेंगे उसे बोला जाएगा क्या? प्रजनन तंत्र। फिर बच्चों जो 8वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, जिसमें आपको रोगों के बारे में या जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में, डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और 9वां चैप्टर रहेगा कंकाल तंत्र, अर्थात जिसमें आप सभी को हड्डियों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, स्केलेटन सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। और लास्ट में जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा पेशीय तंत्र, यानी कि मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो ये रहा पहला यूनिट। इसी के बाद बच्चों जो दूसरा यूनिट होगा, यूनिट नंबर 2, इसमें आपके सिलेबस में दिया गया है सूक्ष्म जीवों की दुनिया। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में एक कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले बच्चों जीवाणु के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में, इसके बाद आपको कवक यानी कि फंजाई के बारे में, फिर आपको शैवाल यानी कि एल्गी के बारे में और चौथा रहेगा लाइकेन। फिर आपको लाइकेन के बारे में जानकारी दिया जाएगा, नोट करिए। तो ये था यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन छोटा यूनिट है तो हम लोग इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब यूनिट नंबर 3 पर हम लोग आते हैं बच्चों। जो यूनिट नंबर 3 है,
ये है वनस्पति विज्ञान का। और अभी मैंने आपसे एक स्टेटमेंट दिया था कि क्यों चंद्रा इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूट से आपके लिए ज्यादा बेटर है। पहला रीजन ये है, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि मैं आपके सामने ये माहौल बनाना चाहता हूं कि मैं बहुत अनुभवी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, नारायण हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यहां पर बच्चों, अगर आप अपने प्रीवियस 2 बार के एग्जाम्स के बारे में देखें, पहली बात तो अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में दोस्तों वनस्पति विज्ञान है ही नहीं, दिया ही नहीं गया है। लेकिन दोनों बार के एग्जाम्स को अगर आप रिपीट करें पिछले, तो उसमें आप देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए। पूछते हैं तो यहां पर टीचर्स की भी मजबूरी है, क्योंकि चंद्रा इंस्टीट्यूट की मजबूरी है कि आपको सफलता दिलाना। अगर आप चंद्रा के विद्या तो पूरी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, बदले में केवल आपका रिजल्ट चाहिए। तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें भी आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बिल्कुल आपको परफेक्ट टाइम देते हुए वनस्पति विज्ञान का जो आर्टिकल है, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। बॉटनी भी आपको पढ़ाया जाएगा, और केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सिलेबस में नहीं है, जैसे अभी तक जिस स्टैंडर्ड में प्रश्न आपके आए हैं उस स्टैंडर्ड पर यहां पर बात करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में आपका यूनिट रहेगा, यूनिट नंबर 4, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये है चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान, यहां पर बच्चों आपको कांच के बारे में, आयरन के बारे में, ईंधन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ये 4 यूनिट आपका सिलेबस है, और ये एक कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों यहीं से आएंगे, निसंदेह यहीं से आएंगे। लेकिन बदले में मैंने आपसे क्या बोला कि यहां के प्रैक्टिस सेट, यहां के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और खुद उसका बहुत अच्छे से मंथन करना है, उसे बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, विज्ञान में पहले कैसे था, पहले कैसे प्रश्न पूछा जाता था। पहले तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को उठाएं तो आपको उस प्रश्न को देख करके भी हंसी आएगी, और आपको लगेगा कि विज्ञान तो हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बच्चों, एक समय ऐसा होता था कि जब प्रश्न पूछा जाता था कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, इस टाइप से प्रश्न, मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, इस टाइप से प्रश्न बनते थे। लेकिन अगर आज के स्टैंडर्ड की हम बात करें तो बच्चों, एग्जामिनर के पास ऐसे बहुत सारे पैंतरे हैं कि वो आपसे चाहे तो आपसे आते हुए प्रश्न भी गलत करवा ले। आप सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सबको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी होता है, सब जानते हैं। अब यही प्रश्न एग्जामिनर को पूछना है तो वो कैसे पूछे, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत सिंपल प्रश्न बनने वाला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सभी लोग उसका सही जवाब देंगे कि रतौंधी हो जाता है। तो एग्जामिनर यहां पर एक टेक्निक अपनाता है, जैसे प्रश्न बना दिया कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा
रोग होता है? पहला विकल्प स्कर्वी, दूसरा विकल्प एनीमिया, तीसरा विकल्प निक्टेलोपिया, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं जरूर देता है। क्योंकि एग्जामिनर को आपको कैच आउट करना है तो फील्डिंग तो सजाएगा ही, ताकि आप कैच उठाएं और कैच आउट हो जाएं आप। बच्चों, जैसे ही प्रश्न पूछा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे ही जो अपरिपक्व विद्यार्थी होते हैं उनके मन में ये प्रश्न का उत्तर तुरंत दिमाग में आएगा। विटामिन ए की कमी पढ़े नहीं कि जवाब आ गया रतौंधी, और उन्होंने पहले वाले विकल्प ए में देखा रतौंधी नहीं था तो नीचे आ गए, विकल्प बी में देखे तो एनीमिया था, रतौंधी नहीं था, लौटे नीचे, सी में देखे तो निक्टेलोपिया था, ये भी छोड़ दिए। तो चौथा विकल्प, क्योंकि वो तो रतौंधी ढूंढ रहे थे, तो चौथा विकल्प उनको मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाते हैं। और जब आंसर की आया तो उसमें कहा गया कि डी ऑप्शन गलत है, सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट यानी कि निक्टेलोपिया एग्जैक्टली सही विकल्प है। अब वो परेशान हुआ कि हम तो रतौंधी पढ़े थे और ये निक्टेलोपिया कैसे सही हो गया। तो उसे किसी ने बताया कि बेटा ये जो निक्टेलोपिया है यही रतौंधी ही है, निक्टेलोपिया ही रतौंधी है, बस दोनों में फर्क क्या है। रतौंधी का बच्चों मेडिकल टर्म, डॉक्टरी भाषा में इसका नाम है निक्टेलोपिया। हर डिजीज का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है, एक बायोलॉजिकल मीनिंग होता है, एक डॉक्टरी लैंग्वेज होता है। जिसे आप कहते हैं कि फलाने को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टरी लैंग्वेज यानी कि मेडिकल साइंस में उसे बोला जाता है कि उनको मायोकार्डियल इंफरेक्शन हुआ है। जिसे आप कहते हैं कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है, मेडिकल साइंस उसे ल्यूकीमिया के नाम से जानती है। जिसे आप कहते हैं कि उनको दूरदृष्टि दोष हुआ है, मेडिकल साइंस उसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानती है। जिसे आप कहते हैं कि उनको निकट दृष्टि दोष हुआ है, मेडिकल साइंस उसे मायोपिया के नाम से जानती है। तो जैसे अगर आप ये कहते हैं कि उनको रतौंधी हुआ है तो मेडिकल साइंस उसे निक्टेलोपिया के नाम से जानती है। तो एग्जामिनर ने यहां पर कुछ नहीं किया, उसने यही किया कि रतौंधी के स्थान पर उसका मेडिकल टर्म आपसे दे दिया और आपने आते हुए प्रश्न को भी गलत कर दिया। तो मैं आपको उस लेवल पर भी ले जाऊंगा कि अगर एग्जामिनर इधर उधर करके कोई भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करे तो कम से कम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ऐसे भी प्रश्नों का सही जवाब दे दें। दोस्तों, साइंस में ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जिनके बारे में आपको अभी तक कंप्लीट जानकारी दी ही नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को बताया जाता है कि मनुष्य के आरबीसीज का जीवन काल, अब इतना मैंने बोला होगा तुरंत आपने चिल्ला दिया होगा कि 120 दिन होता है। इस टाइप का होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है कि यदि आपके मन में कोई मतलब आपको किसी का उत्तर पता है तो आपसे वो कंट्रोल नहीं होता, आप तुरंत चिल्लाते हैं। कभी कभी तो कुछ विद्यार्थियों को मैंने ये देखा है कि अगर उनको पता भी नहीं है तो टीचर ने कहा इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो बच्चा चिल्लाएगा कहते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो जैसे मैंने कहा कि मनुष्य के आरबीसीज का जीवन काल, आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि 120 दिन होता है। अब यही एक प्रश्न एग्जामिनर पूछना है एग्जामिनर को। अब 4.6 अरब वर्ष से वो यही पूछता चला आ रहा है कि मनुष्य के आरबीसीज का जीवन काल कितने दिन होता है, कितने दिन होता है। अब सब 120 दिन 120 दिन 120 दिन लगा रहे हैं। तो एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया कि मनुष्य में एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितने दिन होता है। अब वहां पर आपका दिमाग चकरा जाता है। बच्चों, आरबीसीज का ओरिजिनल नेम यानी कि उसका सही नाम आरबीसीज होता ही नहीं है। आरबीसीज का सही नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स।
जैसे गांव देहात में होता क्या है कि किसी के रंग, किसी के साइज के आकार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राजेश्वर प्रसाद और वो बहुत लंबा है, तो गांव वालों ने प्यार से उसका नाम रख दिया लंबू। अब एग्जामिनर बार बार ये पूछ रहा है कि लंबू की आयु कितनी है, लंबू की आयु कितनी है, और एक बार उसने पूछ लिया कि राजेश्वर प्रसाद की आयु कितनी है, तो आप वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं दी गई कि लंबू और राजेश्वर प्रसाद दोनों एक हैं। ऐसे ही आरबीसीज का नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसीज का नाम ल्यूकोसाइट्स है, प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो यहां पर एक कंप्लीट नोट्स, एक कंप्लीट तैयारी, एक कंप्लीट प्रिपरेशन दोस्तों मेरे द्वारा अपने विषय में आपको दिया जाने वाला है। बदले में केवल एक रिक्वेस्ट, कंटिन्यू रहिए, निरंतरता के साथ पढ़ाई करिए और इस नोट्स को बोझ मत बनाइएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसे मैं आज स्टोर करता चला जाऊं और एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। आप में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं, वो उस समय पढ़ाई करना शुरू करते हैं जिस समय लगता है कि एडमिट कार्ड आ गया। उनको लगता है कि आज एडमिट कार्ड आ गया, तो उनको बिलीव होता है कि अब पढ़ने का सही समय आ गया, और उस समय वो पढ़ते हैं। उस समय बुक नोट्स खोलते हैं और लिखते हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक पौधा, एक जंतु। तो इस टाइप से पढ़ाई आपको नहीं करना है, बहुत अच्छे से रहना है और चीजों को डेली डेली बहुत अच्छे कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, यदि आप कोई क्लास लाइव नहीं देख पाते तो कोशिश करिए कि आप उसी दिन उस क्लास को देख लें, उस क्लास को तैयार कर लें, या फिर नेक्स्ट डे आप उस क्लास को जरूर तैयार कर लें। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके साइड से ऐसा मुझे रिस्पांस मिलने वाला है, और बदले में मैं क्या दूंगा, आपको मैक्सिमम अंक मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है पोषण तथा पाचन तंत्र। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आज ये आपका पहला यूनिट और पहला चैप्टर शुरू होगा और मैक्सिमम अंक इन्हीं सारे यूनिट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हेडिंग बना लीजिए, पोषण तथा पाचन तंत्र। और इसके बारे में अभी मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि पोषण का मतलब ही होता है भोजन को ग्रहण करना, फूड पार्टिकल को इनटेक करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम फूड पार्टिकल को ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम सुनकर के लग रहा है कि यहां पर 2 चीजें पढ़ना है, एक पोषण, दूसरा पाचन तंत्र। तो सबसे पहले भोजन को पचाने से पूर्व आवश्यक है कि आप पहले भोजन को ग्रहण करें। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा आप भोजन ग्रहण करेंगे उसे ही पोषण कहा जाएगा। ठीक है, तो समय थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है दोस्तों, आज शुरू नहीं करते हैं, कल ही शुरू करते हैं। ठीक है, कल इसी टाइम पर यह चैप्टर आपका शुरू होगा और बहुत अच्छे से चीजों को लिखाया जाएगा, पहले चीजों को समझाया जाएगा। आपके कमेंट्स को भी देखूंगा, यदि कोई टॉपिक आपको एक बार समझ में नहीं आता तो उसे 2 बार 3 बार भी बताऊंगा। और आपकी भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे कल इसी टाइम पर। बेस्ट ऑफ लक एंड मेरे साइड से आपको गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।